यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है करके, ठीक है। तो चलिए, ब्रेक से पहले हमने सिलेबस को लेकर इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि आपके सिलेबस में क्या क्या है सीए के लिए, सीएमए के लिए। लेकिन एक बात बताऊं, जो लोग, किसी ने क्वेश्चन पूछा सर हम सीए सीएमए दोनों कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ही पढ़ना है, ठीक है। आप जितना पढ़ोगे वो सीए के लिए भी एप्लीकेबल है, सीएमए के लिए भी एप्लीकेबल है। एक और चीज समझना, मैं बहुत बार ऐसे सीए बोल देता हूं तो इसका मतलब सीएमए वाले को बुरा नहीं मानना है, क्या हमारे लिए नहीं बोल रहे, अरे तुम भी तो सीए ही हो, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो जब कॉस्ट अकाउंटेंट बोलूं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलूं, एक ही बात है। तो सीए जब भी मैं बोलता हूं, वो जो है वो सीए का मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट से भी है एंड तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी है। चलिए अब अपन चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। और सब्जेक्ट की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये सेक्शन ऐसे लिखते हैं, जैसे सेक्शन 15, उसके पास में 3 लिखा हुआ है, उसके बाद में 5 लिखा हुआ है, उसके बाद में डी लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, इसको आप रीड कैसे करोगे? इसको रीड कैसे करेंगे? ये क्या है, मतलब इसको रीड कैसे करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? सेक्शन बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? सेक्शन के बाद में जो पास में लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? इसको रीड कैसे करेंगे? किसी को फोन पे बताना है कि भाई लिख सेक्शन 15। चलिए, तो जैसा कि सब लोगों ने बोला, किसी ने बोला ये सेक्शन है, ये सब सेक्शन है, ये क्लॉज है और ये सब क्लॉज है। सही है? आंसर इज यस। तो जो सबसे पहले लिखा होता है इसको बोला जाता है सेक्शन, इसको बोला जाता है सब सेक्शन, इसको बोला जाता है क्लॉज और इसको बोला जाता है सब क्लॉज करके, ठीक है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज करके, ठीक है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। अब एक चीज समझना, हर सेक्शन को ऐसे ही रीड किया जाता है। पहला सेक्शन, उसके साथ में लिखा होगा उसको सब सेक्शन, उसके बाद क्लॉज और सब क्लॉज। तो सेक्शन 15, सब सेक्शन 3, क्लॉज 5, सब क्लॉज डी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो ये लिखा हुआ है 211, इसको क्या पढ़ा जाएगा? सेक्शन 2, क्लॉज 11 या सब सेक्शन 11? सेक्शन 2, क्लॉज 11 या सब क्लॉज, क्लॉज 11 या सब सेक्शन 11? किसी ने बोला, श्रेष्ठा ने, कोई बोल रहा है इसको सब सेक्शन 11 बोला जाएगा, कोई बोल रहा है इसको क्लॉज 11 बोला जाएगा। सेक्शन 2, क्लॉज और सब सेक्शन। राइट आंसर इज, ऋतिक बोल रहा है कि सर सेक्शन 2 एक एक्सेप्शन है। राइट आंसर इज, सेक्शन 2 है, जैसे सेक्शन 224 है, सेक्शन 247 है, सेक्शन 2 के बाद मान लो 28 है। इन सबको क्या बोला जाता है पता है? इनको बोला जाता है क्लॉज। यहां पे 211, 224, 247, 228, इसको क्लॉज बोला जाएगा। तो आप मुझे बोलोगे कि कब हमको सेक्शन बोलना है और कब हमको क्लॉज बोलना है, तो एक चीज आप ऐसे याद रखो। देखो, अगर मान लो कोई चीज है, जैसे मान लो यहां पे सेक्शन 15 दे रखा है, उसके बाद 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, और ये आपस में एक दूसरे से अगर इंटरलिंक है, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, मींस देयर इज अ सेक्शन 15(1), उसके बाद 15(2), 15(3), 15(4), ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो इनको बोला जाता है सब सेक्शन। बट अगर मान लो यहां पे कोई भी एक लिस्ट है जिसका एक दूसरे से कोई भी इंटरलिंकेज नहीं है, एक दूसरे से कोई भी इंटरलिंकेज नहीं है, उसको बोला जाता है क्लॉज। तो एक बात बताओ, सेक्शन 211 है, एक डेफिनेशन दे रखी है करके, ठीक है। उसके बाद 224 डेफिनेशन दे रखी है इनकम की, 247 डेफिनेशन दे रखी है ट्रांसफर की। ये अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है जिनका यहां पे एक दूसरे से कोई लिंकेज नहीं है।
देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन डेफिनेशन, एक डेफिनेशन का दूसरी डेफिनेशन से कहीं पे भी कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहां पे आप इसको बोलोगे क्लॉज। लेकिन जब अगर मान लो एक दूसरे का इंटरलिंक है, 15.1 का 15.2 से इंटरलिंक है, 15.3 से इंटरलिंक है, 15.4 का इंटरलिंक है करके, ठीक है, तो यहां पे बोला जाता है सबसेक्शन। अब आप बोलोगे सर हमको कैसे याद रहेगा करके, ठीक है, इनकम टैक्स में कहां सबसेक्शन है कहां क्लॉज है। देखो कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना करके, आप ध्यान रखना हमारे इनकम टैक्स में एक तो सेक्शन 2 है, एक सेक्शन 10 है और एक सेक्शन 47 है। ये तीन जगह आपको जो भी साथ में लिखा होगा उसको हम क्लॉज बोलेंगे। इन तीन सेक्शन में इसके साथ में जो भी लिखा होगा दैट विल बी नोन एज द क्लॉज। तो जैसे मान लो 211 है करके, ठीक है, उसको अपन क्लॉज बोलेंगे करके, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 10 है। अब एक बात बताओ, सेक्शन 10 जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होती है, तो 10 में ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट होती है, 10 ए में पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, 10 ए में आपने इंटर में पढ़ा होगा कि लाइक लीव सैलरी एग्जेम्प्ट होती है, लीव सैलरी एग्जेम्प्ट होती है, 10 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो एक लिस्ट दे रखी है कि ये इनकम एग्जेम्प्ट है, इसका एक दूसरे से कोई लिंकेज नहीं है, तो 10 में भी क्लॉज बोला जाएगा। और सेक्शन 47 के साथ में जो दे रखा है उसको भी क्लॉज बोला जाएगा। तो आप इतना एक बेसिक ध्यान रखना कि सेक्शन 2 है, सेक्शन 10 है एंड सेक्शन 47 है। ये तीन जगह ऐसी है जहां पे आपको क्लॉज बोलना है, बाकी जितनी भी सेक्शंस रहेगी उसके साथ में जो भी लिखा होगा वो आपको सब सेक्शन बोलना है। क्या हमको ये सब लिखने की जरूरत है? नहीं, आपको ये अभी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये तो बात हो गई सेक्शन, सबसेक्शन और क्लॉज की करके, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताइए आप लोग, सर इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? चलो मुझे आप कुछ लोग बताइए फटाफट, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? व्हाट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट चार्ज द टैक्सेस? आईटी एक्ट में कितने सेक्शन होते हैं? 298 आई थिंक, 298, बट उसके बहुत सारे वो पार्ट है, तो ऐसा मिला कि 600 के करीब सेक्शन होते हैं, बट अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो देयर इज 298 सेक्शन। सेक्शन टोटल 298 नंबर वाइज है, बट उसमें बहुत सारे हैं। जैसे आप देखोगे 35, तो 35 है, 35A है, 35 लाइक क्या बोलते हैं 35D है, 35DD है, 35DD, बहुत सारे, मतलब 35 की सीरीज में ही आपको 10-15 तो मिल जाएंगे। चलिए, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? तो गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, इसमें मेरे पास आंसर आए बच्चों के, और बच्चे बोलते हैं गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? देश चलाने के लिए, टू रन द कंट्री, टू प्रोवाइड सर्विस टू अस, गवर्नमेंट चार्ज द टैक्सेस। टू मिलिट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं। तो कि गवर्नमेंट टैक्स है वो इसके लिए लेती है। मैं बताऊं गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? जैसा आप लोगों ने बोला, टू रन कंट्री, मिस इंडिया को रन करने के लिए, तो टू रन इंडिया, इंडिया को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लेती है। एक बात बताऊं, आपने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दे रखी है कि आपको इंडिया को रन करना है, इंडिया को आगे लेके जाना है, इंडिया को डेवलप करना है। ये तो अच्छा हुआ किसी ने ये नहीं बोला कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, क्योंकि जिससे कि इनकम टैक्स का सीए फाइनल में पेपर डाला जा सके। अगर टैक्स नहीं लेती तो हमारा पेपर कैसे होगा? तो सीए बनाने के लिए, पेपर डालने के लिए गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। इज इट लाइक दैट करके, ठीक है, आंसर इज नो यार, ऐसा कैसे होगा करके, ठीक है। तो गवर्नमेंट को आपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि भैया इंडिया को रन करना है, डेवलप करना है, उसके लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो एक बात बताओ, अगर आप किसी को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना कि इंडिया को रन करना है, आगे लेके जाना है, तो गवर्नमेंट को दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो चाहिए उनको पावर, और दूसरा उनको चाहिए पैसा। वन इज द पावर एंड वन इज द पैसा, मतलब मनी। अगर आप कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो किसी को कि चलो आपको ये करना है, तो दो चीजें चाहिए, वन इज द पावर एंड वन इज द पैसा। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट को पावर कहां पे दे रखी है? तो जितनी भी पावर है ना वो गवर्नमेंट को दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट को पावर दे रखी है
कि गवर्नमेंट जो चाहे जैसे चाहे वो डिसीजन ले सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पावर दे रखी है लॉ बनाने की पावर, कि कौन से लॉ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आपने ऐसा सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 जो 7 शेड्यूल का है, 7 शेड्यूल का आर्टिकल नंबर 246 जो है, वो 246 के 7 शेड्यूल में आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत, तो 3 लिस्ट दे रखी है कि इन इन मैटर्स पे गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। उसमें आपको पता रहेगा, एक होती है यूनियन लिस्ट करके, एक होती है तुम्हारी स्टेट लिस्ट, और एक होती है तुम्हारी कॉन्करेंट लिस्ट। एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर दे रखे हैं उस पे लॉ बनाने की पावर किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आज की डेट में मोदी सरकार के पास में है। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर दे रखे हैं उस पे लॉ बनाने की पावर किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें दोनों ही लोग है वो लॉ बना सकते हैं, दैट इज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पावर दे रखा है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर एक बात बताओ, इनकम टैक्स लॉ कब बनाया, किसने बनाया, कैसे बनाया, ये पावर कहां दे रखी है? तो ये पावर कि आपकी इनकम पे टैक्स लेना, टैक्स ऑन इनकम, इनकम पे टैक्स लेने की पावर है, ये दे रखी है एंट्री नंबर 82 ऑफ आपका यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है वो यूनियन लिस्ट का एक एंट्री नंबर 82 करके होता है, और 82 में ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स ले सकती है, बट यहां पे उन्होंने दे रखा है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को आप छोड़ दीजिए, एग्रीकल्चर इनकम को आप छोड़ के और किसी भी इनकम पे टैक्स लेने के लिए लॉ बना सकती है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है टैक्स ऑन इनकम पे लॉ अदर देन द एग्रीकल्चर इनकम। आप एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी किसी भी इनकम पे टैक्स लेना है तो वो एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट की पावर देती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। अब आप मुझे बोलेंगे कि क्या सर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता? राइट आंसर इज नहीं लगता। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम सर कितना भी कमाए टैक्स नहीं लगता? आंसर इज नहीं लगता। सर हमने एग्रीकल्चर से मान लो 10 करोड़ कमा लिया तो भी टैक्स नहीं लगता? आंसर इज नहीं लगता। आंसर इज नहीं लगता। एक बात बताओ, आप कितना भी एग्रीकल्चर इनकम कमाइए आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगता, आपको 1 रुपया टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स नहीं ले सकती। लेकिन क्या एग्रीकल्चर इनकम पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है? आंसर इज यस। अगर तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स ले सकती है, क्योंकि जो स्टेट लिस्ट है उसमें एक एंट्री नंबर 46 होता है। स्टेट लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट में एक एंट्री नंबर 46 होता है, और 46 जो एंट्री नंबर है उसमें स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है, बट बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं ले सकती। अब आप मेरी अगर राय पूछेंगे और मुझे पूछेंगे कि सर आप बताइए एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हो कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? चलो पहले आप बता दो, आप लोग बताओ कि व्हाट यू फील कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आज की डेट में एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। बहुत सारे लोग वो पार्शियल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि हम टैक्स कैलकुलेट, अरे वो सिर्फ स्लैब रेट बढ़ता है उस पर टैक्स नहीं लगता करके, स्लैब रेट की वजह से इनडायरेक्ट कोई टैक्स आता है, बट दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग सकता। आप बताइए क्या एग्रीकल्चर इनकम पे? यस यस श्रद्धा, आई एम गेटिंग एवरीवन मैसेज। अब यहां पे है ना अप्रोक्स देयर आर 700 स्टूडेंट है जो लाइव है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप है ना, मतलब आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाइए करके, ठीक है? और जो रिलेवेंट मेरे को लगेगा मैसेज आई विल श्योरली रिप्लाई जब मुझे लगेगा तब। लगना चाहिए या नहीं? खुशी बोल रही है कि इफ कॉर्पोरेट है तो लगना चाहिए। क्या बोलता है, पंजाब वाले यूपी वाले बहुत पैसा चापते हैं सर एग्रीकल्चर के नाम पे। यस, सो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं, अगर आप मेरी राय बोलोगे
तो आंसर इज यस, एग्रीकल्चर इनकम पे अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना कभी तो आई विल चार्ज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। मैं ये नहीं बोलता कि हर किसान से आप टैक्स ले लो करके, ठीक है, आप हर छोटे छोटे किसान से टैक्स ले लो, बट एटलीस्ट आप कुछ लिमिट तो रखो, आप कुछ लिमिट तो रखो करके, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि गरीब किसान से मत लो, जो 50 लाख से ज्यादा इनकम कमा रहा है एग्रीकल्चर का, एटलीस्ट उससे तो आप टैक्स लो, आप उससे तो टैक्स लो जो 50 लाख से ज्यादा कमा रहा है एग्रीकल्चर से। बिकॉज आज की डेट में क्या हो रहा है ना, एक सैलरी एम्प्लॉय है जो बेचारा 10 लाख रुपया कमाता है, उससे आप पूरा टैक्स लेते हो। जो 10 लाख रुपया कमाता है, 10 लाख इफ ही इज अर्निंग, ही यूज्ड टू पे द टैक्स। एंड इफ एनी फार्मर, और वो एक्चुअल फार्मर बहुत बार तो होते भी नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड आपके नाम पे है, आप वहां एग्रीकल्चर एक्टिविटी बताते हो और आप कितनी करोड़ों रुपए कमा लो, उस पर कोई भी टैक्स नहीं। आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, बहुत सारे वहां पे बहुत संपन्न किसान भी है करके, ठीक है, संपन्न किसान मतलब जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग करोड्स ऑफ रुपीज एंड दे आर नॉट पेइंग द सिंगल रुपीज ऑफ द टैक्स, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है। एंड अ सैलरी क्लास पीपल, ही इज अर्निंग ऑब्वियसली मोर देन 7 लाख रुपीज, देन ऑल्सो ही यूज्ड टू पे द टैक्स, उसको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेरे को ये लगता है, अगर मान लो मैं हूं तो मैं तो बोलूंगा कि यस 50 लाख का आप लिमिट दे दो ना। इफ एनी पर्सन इज अर्निंग 50 लाख, डोंट चार्ज एनी टैक्स। कोई किसान 50 लाख रुपया कमा रहा है, उसको कोई टैक्स मत चार्ज करो, बट एटलीस्ट इफ एनीवन इज अर्निंग मोर देन 50 लाख रुपीज, तब तो आप उस पर टैक्स चार्ज करो। अदरवाइज व्हाट पीपल आर डूइंग, यू नो दैट इन द टुडेज डे पीपल आर कन्वर्टिंग ब्लैक इनटू व्हाइट थ्रू द एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम से ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करना इज वेरी इजी, और ये हो रहा है मार्केट में। आप देखोगे लोगों के बिलों के धंधे चल रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम के। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपने अभी सुना होगा शाहरुख खान की बेटी भी किसान बन गई। शाहरुख खान की बेटी जो है, उसने कुछ मान लो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है उसके खुद के नाम पे करके, ठीक है। वैसे का वैसे आप देखोगे अमिताभ बच्चन तो बहुत बड़ा किसान है करके, ठीक है, यूपी में उसने बड़े बड़े खेत खरीद रखे हैं। आप देखोगे जितने पॉलिटिशियन है सभी फार्मर्स, सभी फार्मर है, सबके नाम पे एग्रीकल्चर लैंड है। अब होता क्या है, उससे बहुत ईजी है ब्लैक एंड व्हाइट कन्वर्ट करना एग्रीकल्चर इनकम से। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे नाम पे मान लो 10 एकड़ जमीन है, मैंने मेरे नाम पे 10 एकड़ जमीन ली। अब वो जमीन मैंने 10 एकड़ ले ली करके, ठीक है, और 10 एकड़ जमीन लेने के बाद मैं क्या करता हूं, मेरे पास में मान लो ब्लैक मनी है। अब मेरे पास में 20 लाख रुपया ब्लैक मनी है। मैं क्या करता हूं, वो ब्लैक का पैसा जो है मैं किसी को दे देता हूं, जो ये मार्केट में जो ट्रेडर वगैरह होते हैं, मार्केट में जो ट्रेडर होते हैं, जो मंडी में वगैरह काम करते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डीलर होते हैं, जो खरीदते बेचते हैं, उनको मैं जाके कैश दे देता हूं और उनको बोलता हूं आप मुझे बैंक में दे दीजिए और आप मुझे बिल दे दीजिए। आप मुझे बिल दे दीजिए कि मैंने आपको इतने का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है करके, ठीक है, आप मुझे बिल दे दीजिए। तो वो मुझे बिल दे देता है करके, ठीक है, और साथ में मुझे बैंक में पैसा दे देता है, मैं उसको कैश में दे देता हूं, मेरे बैंक में पैसा आ जाता है। आईटीआर में मैं बता देता हूं कि एग्रीकल्चर इनकम है, ये रहा बिल करके, मैंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा था और ये पैसा व्हाइट हो गया। ये पैसा जो है वो व्हाइट हो गया, ये पैसा जो है वो व्हाइट हो गया करके, ठीक है। और भैया ब्लैक, और आप कितने में होता है, अगर आप मार्केट में कमीशन वगैरह ये देखोगे, ऐसे जो लोग काम करते हैं 2-3% आप दे दो उनको, और 2-3% से कैश से चेक करके दे देंगे, आपके पास में व्हाइट पैसा आ गया, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए आपके नाम पे, पैसा आपके बैंक में आ गया, आपने एक भी रुपया टैक्स पे नहीं किया और आपकी इनकम जो है वो व्हाइट हो गई। So people are doing that type of practice since agriculture income is not taxable at all. So agriculture income मैं मानता हूं टैक्सेबल होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेना चाहिए करके, ठीक है। बट भैया आज की डेट में एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अब एक और बताओ, एक इंटरेस्टिंग केस आया। इंटरेस्टिंग केस क्या हुआ पता है, मैंने ऐसा पढ़ा था एज वेल एज मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था। आप अगर सर्च करोगे तो इसके बारे में और ज्यादा आप समझ पाओगे करके, ठीक है। हाँ, अब एक बात बताओ, लाइक क्या होता है ना, एक ऐसे ही किया एक बंदे ने, उसके नाम पे एग्रीकल्चर लैंड थी, और एग्रीकल्चर लैंड जो है स्पर्श एग्रीकल्चर लैंड थी, स्पर्श इधर देख, हाँ एग्रीकल्चर लैंड थी। उसने क्या किया, ऐसे ही बिल ले लिए, मान लो उसने 50 लाख के बिल ले लिए, 50 लाख बैंक में पैसा ले लिया करके, ठीक है, और भैया उसके बाद में उसने उसको एग्रीकल्चर इनकम बता दिया। असेसमेंट हुआ, और असेसमेंट जब हुआ तो उसको पूछा गया कि तूने ये 50 लाख का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ये बेचा, तो बोला हाँ। बोला कहां पे ये ग्रो किया था, उसने बोला मेरे खेत में, क्योंकि उसके नाम पे एग्रीकल्चर लैंड थी उसके नाम पे, तो उसने बोला मेरा एग्रीकल्चर लैंड है वहां पे ये ग्रो हुआ था और उसको मैंने बेचा, ये रहा बिल और ये रहा पैसा और ये एग्रीकल्चर इनकम है। तो उसने क्या किया बताया तुमको, जो असेसिंग ऑफिसर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा उसको कि कौन से पीरियड में आपने ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां पे लैंड पे ग्रो किया था, बताओ मुझे।
तो उसने बताया कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो ग्रो हुआ था मेरे खेत में और वही मैंने बेचा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया पता, सैटेलाइट से फोटोज मंगा ली और सैटेलाइट से फोटो मंगवाई उस पर्टिकुलर पीरियड में उस पर्टिकुलर खेत की, कि उस खेत में सच में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है या नहीं। और सैटेलाइट फोटो में पता चला कि वहां तो बंजर भूमि है, कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है करके, ठीक है। और ऐसा करके और फिर उस एग्रीकल्चर इनकम को हटाया गया, उस पर पेनल्टी लगाई गई एंड ऑल। तो मैं बता दूं, सावधान रहे, सतर्क रहे करके, ठीक है। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी इतना मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो गया है कि वो ऐसा भी कर सकते हैं कि सैटेलाइट फोटोज मंगा ले आपके खेत की, क्या आपके खेत में सच में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो हुआ था या नहीं हुआ था, और भैया आपने जो एग्रीकल्चर इनकम बताई है उसको हटा सकते हैं। बट आज भी बेटा, वो तो एक केस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आज भी ऐसे लाखों केस है, ऐसे हजारों केस है करके, ठीक है, जिसमें यही वाली चीज हो रही है कि एग्रीकल्चर इनकम आप डमी बता दो करके, आप पैसे को वाइट कर लो, किसी से बिल ले लो, और वैसी चीजें है वो मार्केट में चल रही है। एज पर माई ओपिनियन देयर शुड बी अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम करके, ठीक है। चलिए, किसी ने बोला कि सर स्टेट गवर्नमेंट तो ले सकती है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स करके, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती? देखो, उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहली चीज तो ये कि हम चाहते हैं कि किसानों को बेनिफिट दे, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ना ले। और दूसरी चीज ये है ना, इट इज अ पॉलिटिकल रीजन ऑल्सो। अगर मान लो आज की डेट में अगर मोदी जी भी ये स्टेप ले ले कि किसानों पे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाए, इलेक्शन हार जाएंगे। अगर मान लो आज की डेट में अगर गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कोई स्टेप ले ले जिसमें ये बोले कि हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेंगे, तो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। सो देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन आल्सो, कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लेते। और दूसरी चीज आप देखोगे, जितने भी पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिशियन के सबके जो है वो सबके एग्रीकल्चर लैंड है। जितने पॉलिटिशियन इंडिया में है सब जो है वो अपने आप में किसान है। आजकल तो एक नया धंधा और चालू किया है, नर्सरी का, और नर्सरी से ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं। नर्सरी के लिए तो आपको कोई बड़ी जगह भी नहीं चाहिए, कोई खेत भी नहीं चाहिए करके, ठीक है, बड़ी जगह भी नहीं चाहिए, खेत भी नहीं चाहिए। आप पौधे उगाओ करके, एक छोटा सा जगह ले लो, पौधे उगाओ, पौधे बेचो और कैश बता दो और कैश बैंक में जमा करा दो, बोलो नर्सरी से इनकम हुई है। आप बोल दो नर्सरी से इनकम है, नर्सरी का इनकम जो है वो नर्सरी का इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम है। तो आप अगर प्लांटेशन बेचते हो, नर्सरी से इनकम, पी चिदम्बरम ने नर्सरी से इनकम कमा ली थी, ठीक है। तो पी चिदम्बरम ने जब नर्सरी से इनकम कमा ली तो बाकी तो आप छोड़ ही दो करके, ठीक है। तो वैसा है कि आप नर्सरी चालू कर दो और नर्सरी से इनकम बोलो एग्रीकल्चर इनकम है, पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलो, इसमें और अपन आगे नहीं बात करेंगे डिस्कशन में। चलिए, अब अपन बात कर रहे थे कि इंडिया में टैक्स क्यों लगता है। तो इंडिया में टैक्स लगता है दो रीजन की वजह से, सॉरी, इंडिया में टैक्स क्यों लगता है, क्योंकि आपको कंट्री को रन करना है, आपको कंट्री को डेवलप करना है, और रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए दो चीजों की जरूरत चाहिए, एक तो चाहिए पावर और दूसरा चाहिए पैसा। अब अपन आ गए पैसे पे। अब एक बात बताओ, अपनी गवर्नमेंट है वो पैसा कहां से जुटाएगी, पैसा कहां से लाएगी? तो अपनी गवर्नमेंट है वो पैसा कहां से लाती है, पैसा कहां से लाएगी? तो एक बात समझते हैं, पैसा कहां से लाएंगे? पैसे चाहिए, बिकॉज कंट्री को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है पुनित करके। तो हमारे बैच में एक बच्चा है जिसका नाम है पुनित। तो चलो, पुनित का अपन फोटो भी बना देते हैं। एक चीज तो मैं बता दूं कि अगर मान लो इस बैच में जो भी मैं एग्जाम्पल लूंगा वो एग्जाम्पल का किसी के वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये इमेजनरी घटनाओं पे आधारित है। अगर किसी के वास्तविक जीवन से लेना देना है तो वो एक मात्र कोइंसिडेंस हो सकता है, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे सीरियसली ना लेकर के, ठीक है। ये पुनित है, पुनित की आर्टिकलशिप चल रही है, पुनित सुपरस्टार, पुनित की आर्टिकलशिप चल रही है, अच्छी फॉर्म में पुनित आर्टिकल कर रहा है। अब एक बात समझना, हुआ क्या कि पुनित की गर्लफ्रेंड है, और पुनित की जो महिला मित्र है, गर्लफ्रेंड को अपन महिला मित्र बोलेंगे करके, ठीक है। पुनित की गर्लफ्रेंड है, और गर्लफ्रेंड का नाम क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। ये गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र है करके, ठीक है। और महिला मित्र का अगले महीने बर्थडे है, अगले महीने पुनित की महिला मित्र का बर्थडे है। मुझे एक बात बताइए, पुनित की महिला मित्र का अगले महीने बर्थडे है। तो बर्थडे होता है तो क्या होता है ना, आजकल आपको पता रहेगा एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है सरप्राइज देने का। किसी का बर्थडे होता है तो लोग सरप्राइज देते हैं। सुबह मतलब लाइक 7 बजे एक अलग सरप्राइज, फिर 2 घंटे के बाद अलग सरप्राइज, फिर 4 घंटे के बाद अलग सरप्राइज। आजकल तो मैं आपको बताऊं ना क्या क्या झमेले चल रहे हैं, आपको पता ही रहेगा करके, ठीक है।
तो महिला मित्र है, महिला मित्र का बर्थडे है और बर्थडे के लिए इन्होंने सोचा कि इनकी रिलेशनशिप जो है उसको डेवलप करना है। तो डेवलप करना है रिलेशनशिप को, इनकी रिलेशनशिप को रन करना है, तो उसके लिए क्या चीज की जरूरत रहेगी। तो इसने सोचा कि मैं, मेरी गर्लफ्रेंड का महिला मित्र का बर्थडे है, तो बर्थडे को अपन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें। बहुत अच्छे से पुनित बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहता है, सरप्राइज देना चाहता है, उस दिन सरप्राइज पे सरप्राइज देना चाहता है। तो जब सरप्राइज पे सरप्राइज देना चाहता है तो आप ही बताइए पुनित क्या करेगा। पुनित सोचेगा हमारी रिलेशन को कैसे डेवलप करे। तो इसने सबसे पहले सीए का बच्चा है, इसने बजट बनाया कि भाई कितना खर्चा होने वाला है उस दिन। तो इसने बजट कैसे बनाया कि सबसे पहले तो इसने सोचा कि चलिए उसके लिए केक लाएंगे, केक का 1000 रहेगा। फिर मूवी देखने और जाएंगे तो मूवी का 1000, और उसके लिए एक वॉच भी गिफ्ट करनी है, उसका और 3000। तो ऐसा मिला के उसने देखा कि उसके पास टोटल 5000 रुपीज है, उतना खर्चा होने वाला है। 5000 रुपीज है, ये उसने बजट बनाया कि 5000 रुपीज है वो खर्च होने वाला है। अब मुझे ये बताइए ये 5000 रुपीज, ये कौन बोल रहा है ओए हो जाएंगे करके, ठीक है, मैं थप्पड़ मार दूंगा, इतना अश्लील बंदा कौन है करके, ठीक है। ओए जाएंगे नहीं जाएंगे वो पुनित डिसाइड करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5000 रुपीज का बजट है, अब ये 5000 पुनित कहां से लाएगा, कहां से फंड करेगा। बर्थडे जो है वो अगले महीने है, तो 5000 कहां से आएगा। तो पुनित ने सोचा कि ये 5000 कहां से आएगा। तो 5000 के लिए सबसे पहले पुनित को पता है कि अगले महीने उसका स्टाइपेंड आने वाला है, आर्टिकलशिप कर रहा है। तो आर्टिकलशिप कर रहा है तो उसमें स्टाइपेंड आने वाला है, स्टाइपेंड उसका मान लो 2500 है। तो 2500, तो ये आर्टिकलशिप कर रहा है, तो आर्टिकलशिप में से उसका खुद का कुछ बिजनेस है, प्रोफेशन है, उससे आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, बाकी वाला 2500 और चाहिए। अब ये 2500 है वो और चाहिए, वो कहां से लाएगा। तो सबसे पहले 2500 कहां से लाएगा बाकी वाला, तो ये अपने पेरेंट्स से मांगेगा, अपने पेरेंट्स के पास में जाएगा और अपने पेरेंट्स में के पास जाके अपनी मम्मी पापा से जाके बोलेगा कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, मेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, उसको कुछ गिफ्ट देना है। और ऐसा वहां पे महिला मित्र नहीं बोलेगा, उसको गिफ्ट देना है, थोड़ा पैसा दे दो ना करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, अपनी मम्मी से पैसा मांगना नहीं पड़ता, मम्मी से आप बोलना बंद कर दो, कुछ खाना खाना बंद कर दो। मम्मी जब भी बोले कि भाई खाना खा लो बेटा, नहीं मुझे भूख नहीं है, 2-3 दिन बोल दो ऐसा भूख नहीं है, तो मम्मी को समझ में आ जाएगा कि आपको चाहिए क्या। तो मम्मी को पता चला कि आपको पैसे चाहिए। अब यार मम्मी को आप ऐसा नहीं बोल सकते मुझे 2500 चाहिए, मम्मी को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, ठीक है। अपनी मम्मियां जो होती है उनको हार्ट अटैक आ सकता है अगर आप 2500 मांग लो तो मम्मी को आपने बोला कि मुझे 1500 रुपए चाहिए, तो 1500 रुपए आपको मम्मी से मिल गए, पेरेंट्स से मिल गए। और उसके बाद में अगर मान लो यहां पे रिलेशनशिप को डेवलप करना है तो 1000 रुपीज और चाहिए, और वो कहां से लेगा, अपने फ्रेंड से लेगा। अपने फ्रेंड्स को फोन करेगा और फ्रेंड को बोलेगा, पुनित का कोई फ्रेंड है राकेश, और राकेश को बोलेगा कि राकेश राकेश यार तेरी भाभी का बर्थडे है और हम चाहते हैं कि वो बर्थडे को सेलिब्रेट करे, तो हमको 1000 रुपया है वो उधार दे दो। तो फ्रेंड से 1000 रुपया ले लेगा। अब मुझे एक बात बताइए, आपकी गवर्नमेंट है वो भी ऐसा ही करती है। गवर्नमेंट पैसा जो है वो कहां से लाएगी। तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लाती है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का पैसे का जो सोर्स होता है वो गवर्नमेंट के खुद के बिजनेसेस होते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बिजनेस करती है, आप बोलोगे गवर्नमेंट बिजनेस करती है, आंसर इज यस, गवर्नमेंट बिजनेस करती है। गवर्नमेंट बिजनेस करती है और बिजनेस से गवर्नमेंट है वो काफी पैसा जुटाती है। गवर्नमेंट भी आर्टिकलशिप करती है। कहां कहां पे गवर्नमेंट की आर्टिकलशिप है, तो आपने सुना होगा बहुत सारे गवर्नमेंट के बिजनेस है, जैसे आपने देखा होगा कि लाइक बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल है, उसके बाद में ओएनजीसी है, उसके बाद इंडियन रेलवे है, उसके बाद एलआईसी है। ये बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग है, गवर्नमेंट का होल्डिंग है, गवर्नमेंट इनसे पैसे कमाती है। सबसे पहले जो फंड करती है वो बिजनेस से पैसे लेती है। लेकिन जो गवर्नमेंट की नीड है वो बिजनेस से भी खत्म नहीं होती, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पेरेंट्स से पैसा मांगती है। और आप ही बताइए गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है, आप है। और आपसे पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस, वो टैक्सेस के फॉर्म में लेती है। और टैक्सेस दो तरीके के होते हैं, वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। वन इज द डायरेक्ट टैक्स, वन इज द इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर पेरेंट से जो टैक्सेस लेते हैं, टैक्सेस से भी अगर गवर्नमेंट का पेट नहीं भरता है, मींस उनकी जो नीड नहीं कंप्लीट होती, तो वो क्या करते हैं, फिर आपने सुना होगा वो लोन लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन लिया,
आईएमएफ से लोन ले लिया, आपने ये सुना होगा, तो फिर वो अपने फ्रेंड से लोन लेते हैं, किसी और कंट्री से लोन लेते हैं, और वो लोन लेके और फिर जो है वो नीड है वो कंप्लीट करते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं करके। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर रहे हैं टैक्सेस की। अब अपन आ गए टैक्सेस पे। तो एक बात बताओ, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है करके। ठीक है, ये आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। अब अपन चलेंगे सीधे डायरेक्ट टैक्स पे। अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्ट टैक्स को सीखने के लिए हम पहली चीज तो हम सीख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ। और डायरेक्ट टैक्स को सीखने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए इनकम टैक्स रूल्स 1962 का। और उसके साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस एक्ट 2023 का। ये तीन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ में कुछ सर्कुलर, नोटिफिकेशन, केस लॉज, वो तो है ही है। लेकिन सर एक बात बताइए, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये क्या है? तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज बेसिकली अ कैप्टन ऑफ दिस लॉ। ये कैप्टन है, इसमें सब प्रोविजन लिखे हुए हैं, इसमें सब प्रोविजन लिखे हुए हैं करके। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में कि भैया पर्सन कौन है, टैक्स किसको लगेगा, इनकम जो है वो कैसी है, कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, असेसमेंट कैसे होगा, वो सब इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना करके, ठीक है, कभी भी लिखते टाइम आप एक्ट में ए हमेशा कैपिटल लिखेंगे। कभी भी आप ये वाला एक्ट नहीं लिखेंगे। अगर आप ये वाला दूसरा वाला ये वाला एक्ट लिखते हैं ना, तो इसमें फिर वो शाहरुख खान वाला एक्ट हो जाएगा। वो वाला एक्ट है वो शाहरुख खान वाला एक्ट हो जाएगा। आप कभी भी वो वाला एक्ट ऐसे ए छोटा नहीं लिखेंगे। जब भी कहीं पे भी आप लिखेंगे, वो एक्ट में ए जो है वो हमेशा आपको कैपिटल लिखना है, और बेटा सी ने एंड टी है वो आप स्मॉल लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, फिर ये इनकम टैक्स रूल्स क्या है? तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट जो होता है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाए जाते हैं। कैसे सपोर्ट करने के लिए? इनकम टैक्स एक्ट जो होता है उसको सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आपको पता है कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? बोलो बोलो, कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट का क्या है? बताओ, कंप्यूटेशन पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? बताओ, कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? कंप्यूटेशन पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? कौन बताएगा? भाई साहब, कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट में मेरे को जो आंसर मिले ना, मेरे को लगता है कंप्यूटेशन नहीं, कंप्यूटर पे मैं बोल रहा हूं, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट क्या है? कोई बोलता है 40%, कोई बोलता है 15%। इट्स 40% इन इनकम टैक्स। ये कहां दे रखा है? ये कहां पे दे रखा है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन 40% से मिलेगा? वेयर इट इज रिटन? कहां दे रखा है? चलो बताओ मुझे, ये कहां दे रखा है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट है वो 40%? ये कहां दे रखा है? एनीवन बताइए, ये कहां दे रखा है कि कंप्यूटर पे डेप्रीशिएशन की रेट 40%? ये कहां दे रखा है? किसी ने बोला कि सर ये इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है, सेक्शन 32 में। सर ये इनकम टैक्स एक्ट में दे रखा है सेक्शन 32 में। हाँ, मैं आपको बता देता हूं इनकम टैक्स एक्ट आपके सामने खोल के, क्या इनकम टैक्स एक्ट में कहां दे रखा है ये डेप्रीशिएशन की रेट है वो 40% है। चलिए, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट आ गई, और ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मैं गया,
इनकम टैक्स इंडिया gov.in, मोदी जी भी यहाँ पे देखो कुछ भाषण दे रहे हैं। और इनकम टैक्स एक्ट में जाता हूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसकी सेक्शन नंबर 32, लोगों ने बोला 32 में दे रखा, लो ये 32 पे आ गया। और सेक्शन 32 डेप्रीशिएशन से रिलेटेड है, बिल्कुल डेप्रीशिएशन से रिलेटेड है। यहां पे इन्होंने बोला हुआ है डेप्रीशिएशन इन असेट्स पे अलाउ होगा। इस पूरी सेक्शन में कहीं पे भी रेट नहीं दे रखा, कहीं पे भी रेट नहीं दे रखा करके, ठीक है। यहां पे कहीं पे भी रेट नहीं दे रखा कि भाई डेप्रीशिएशन की रेट 40% है। कहां दे रखा? इनकम टैक्स एक्ट में तो नहीं दे रखा। सेक्शन 32 मैंने आपको बता दी, ये सेक्शन 32 आपको दे रखी है, ये सेक्शन 32 आपके सामने है। कहां दे रखा है? यहां डेप्रीशिएशन की रेट 40% है। एक बात बताऊं, वो कहां दे रखा है? वो दे रखा है इनकम टैक्स रूल्स में। इनकम टैक्स रूल्स में दे रखा है, रूल नंबर 5 सब रूल नंबर 2 करके बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, वो रूल्स में दे रखा है। आप बोलोगे एक्ट में तो क्या लिखा हुआ है पता है? एक्ट में लिखा हुआ है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसमें लिखा हुआ है कि डेप्रीशिएशन इज अलाउड एट अ रेट मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और वो प्रिस्क्राइब्ड कहां करते हैं? वो रूल्स में देते हैं। एक बात बताओ, वो रूल्स में करते हैं, देते हैं करके, ठीक है, रूल्स में देते हैं। जैसे मान लो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे मिलेगा, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट पे मिलेगा करके, ठीक है। और यहां पे क्या दे रखा है? इन द केस ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ असेट सच परसेंटेज ऑन द रिटन डाउन वैल्यू WDV एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मिस प्रिस्क्राइब कर रखी है, और ये प्रिस्क्राइब कहां पे कर रखी है? यहां 94 दे रखा है, और 94 पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये बताएगा कि हमने रूल्स में दे रखा है, और रूल्स में जाके जब आप देखोगे तो वहां पे दे रखी है डेप्रीशिएशन की रेट क्या है। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट है ना, उस इनकम टैक्स एक्ट में बेसिक लॉ के प्रोविजन है, और बहुत सारी चीजें हैं वो प्रिस्क्राइब कर रखी है रूल्स में। जैसे आपको पता रहेगा इनकम टैक्स रिटर्न, आप ITR के बारे में बात करते हो कि ITR 1 किसको फाइल करना है, ITR 2 किसको फाइल करना है, ITR 3, ये ITR फॉर्म कहां दे रखे हैं? ये रूल्स में दे रखे हैं, ये एक्ट में नहीं दे रखा। एक्ट में इतना दे रखा है कि यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये फॉर्म कहां प्रिस्क्राइब कर रखे होते हैं? ये रूल्स में कर रखे होते हैं, और रूल्स में दे रखा है कि ITR 1 किसको फाइल करना है, ITR 2 किसको फाइल करना है, ITR 3 किसको फाइल करना है, 4 किसको फाइल करना है, वो सहज किसको फाइल करना है, सुगम किसको फाइल करना है, वो आपको रूल्स में दे रखे हैं। तो देखिए जो एक्ट होता है ना, उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंस एक्ट 2023। अब एक बात बताओ, ये इनकम टैक्स एक्ट जो है ये तो 1961 में बन गया था, 1961 में बन गया था इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट करना है। अगर इसको कहीं पे भी अमेंड करना है, कुछ भी इसमें अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट किसके थ्रू होता है? हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू होता है। हर साल एक फाइनेंस एक्ट आता है, और फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो है वो अमेंडमेंट होते हैं। तो जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना इनकम टैक्स एक्ट में, वो किसके थ्रू होते हैं? फाइनेंस एक्ट के थ्रू होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये फाइनेंस एक्ट 2023 क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 इज एप्लीकेबल। अब आप बोलोगे फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है? तो फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, तो इतना आपको याद रहेगा कि हर साल क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और अवर प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने क्या किया था? एक बजट प्रेजेंट करते हैं, और जो बजट प्रेजेंट करते हैं ना, उस बजट का एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है फाइनेंस बिल करके। उसको पहले बोला जाता है फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल 2023 है, वो फाइनेंस बिल 2023 was presented by Nirmala Sitharaman ji on the 1st Feb 2023। 1st Feb 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने एक बजट प्रेजेंट किया, और उस बजट का एक पार्ट होता है दैट इज द फाइनेंस बिल 2023। ये प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। उसको तब तक बिल बोला जाएगा, एक्ट नहीं बोलते, तब तक उसको बिल बोला जाएगा। और ये तुम्हारा फाइनेंस बिल 2023 है, ये 1st Feb 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। अब एक बात समझना, जैसे ही प्रेजेंट करते हैं उसके बाद में उस पर डिस्कशन होता है,
अगर आपका कोई व्यू है आप भी उस पर उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारा ये व्यू है, फाइनेंस बिल में शायद ये चीज सही नहीं है, ये चीज अलग होनी चाहिए, ये चीज सही होनी चाहिए, इसकी ड्राफ्टिंग में इशू है, जो भी है। तो और उसके बाद में उस पार्लियामेंट में एक सेशन होता है, उस सेशन में उस पर डिस्कशन होता है। मिस बीजेपी वाले अपना कुछ रुख रखते हैं, कांग्रेस वाले रखते हैं, अल्टीमेटली तो ऑपोजिशन वाली पार्टियां है वो बोलती है कि भाई ये बजट बहुत ही खराब है करके, ठीक है, ये फाइनेंस बिल में ये गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है। और जो गवर्नमेंट में पार्टी होती है वो बोलती है कि ये तो बेस्ट है करके, ठीक है, इंडिया के मतलब वो क्या बोलते हैं, इंडिया जब अंग्रेजों से फ्री हुआ उसके बाद का बेस्ट जो फाइनेंस बिल है वो यही वाला है। तो उस पर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद ये जो फाइनेंस बिल है ये दोनों हाउसेस से पास किया जाता है। लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, वो दोनों से क्या होता है, पास हो जाता है। और जब पास होने के बाद में इस फाइनेंस बिल पे प्रेसिडेंट का साइन होता है। उसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करने के बाद दोनों हाउसेस से पास कराया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होता है, और जिस दिन उस पे प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है उसको बोला जाता है फाइनेंस एक्ट 2023। तो फाइनेंस बिल 2023 जो है वो फाइनेंस बिल 2023 जिस दिन प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर लिया, और जिस दिन प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर लिया फिर वो तुम्हारा बन जाता है, दैट इज द फाइनेंस एक्ट 2023। और ये फाइनेंस एक्ट 2023 है। आप बोलोगे कि सर ये फाइनेंस बिल 2023 था, ये फाइनेंस एक्ट 2023 बना और ये कौन सी डेट को बना? तो मैं बताऊं, ये फाइनेंस एक्ट 2023 बना ये 31 मार्च 2023 को। इस डेट को ये जो डेट है, इस डेट को उन्होंने उस पर साइन कर लिया। तो प्रेसिडेंट ने साइन किया 31 मार्च 2023 को, तो उस दिन से ये फाइनेंस एक्ट 2023 बन गया। पहले था फाइनेंस बिल 2023, उसके बाद में डिस्कशन वगैरह हुआ, उसके बाद में साइन कर लिया, और साइन कर लिया तो वो तुम्हारा फाइनेंस एक्ट 2023 बोला जाएगा। 31 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर लिया। अब एक बात समझना, सर ये जो अमेंडमेंट जितने भी होते हैं, ये जो अमेंडमेंट होते हैं, जो इस वाले एक्ट में अमेंडमेंट हुए, वो अमेंडमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है, मींस कौन से ईयर से एप्लीकेबल होते हैं? देखो, अगर लॉ में कोई स्पेसिफिक डेट दे रखी है कि भाई ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है, 2 साल पहले से है, या फिर 3 साल मतलब पहले से है, 4 साल पहले से है, अगर मान लो कुछ भी ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव डेट दे रखी है तो उस डेट से एप्लीकेबल होगा। अगर मान लो डेट डिफाइन की हुई है प्रोविजन में ही कि दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम सो एंड सो डेट, कि ये जो है वो इस डेट से एप्लीकेबल होगा, अगर लिखा हुआ है तो वो उस डेट से एप्लीकेबल होगा। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ करके, ठीक है, तो ये समझने का कि ये जितने भी अमेंडमेंट्स है ये फाइनेंस एक्ट 2023 के, ये अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2023 से जो फाइनेंशियल ईयर चालू होता है उस पे एप्लीकेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 रहेगा उस पे ये एप्लीकेबल है। और इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर 23-24 है उस पे ये एप्लीकेबल है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ये एप्लीकेबल है। तो प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर मतलब जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो, तो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए होंगे ये फाइनेंस एक्ट 2023 से, दैट इज एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, और आई कैन से दैट असेसमेंट ईयर 24-25। तो प्रीवियस ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25 इसके लिए ये एप्लीकेबल होता है। एक बात बताओ, जब भी आप कोई भी सेक्शन देखोगे ना, तो वहां पे कभी भी प्रीवियस ईयर का जिक्र नहीं होता, वहां कहीं भी प्रीवियस ईयर का जिक्र नहीं होता, वहां हमेशा असेसमेंट ईयर का जिक्र होता है। तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाते टाइम मैंने आपको यह बोल दिया कि दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, इसका मतलब ये असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं, असेसमेंट ईयर 24-25, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 23-24। और 23-24 में जो भी आप इनकम अर्न करोगे उस पे ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो मैं बोलते टाइम मैंने बहुत बुक में तो बहुत क्लियरली लिखा है कि दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम विच असेसमेंट ईयर। तो हमेशा हम लॉ में जब बात करेंगे तो असेसमेंट ईयर वाइज बात करेंगे कि ये असेसमेंट ईयर 24-25 से एप्लीकेबल, क्योंकि आप रिटर्न तो असेसमेंट ईयर में भरोगे।
आप प्रीवियस ईयर में इनकम को कमा लेते हो और उस पे जो टैक्स भरना है, आपको अपना रिटर्न भरना है, वो आपको असेसमेंट ईयर में भरना है। तो जितने भी अमेंडमेंट होते हैं नॉर्मली हम लिखते टाइम उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर वाइज, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25 से। तो जो भी तुम्हारा ये बजट आया था, फिर उसका फाइनेंस एक्ट बन गया और वो फाइनेंस एक्ट 2023 है, दैट इज एप्लीकेबल फ्रॉम द 1 अप्रैल 2024। इसका मतलब असेसमेंट ईयर 24-25, या आप ऐसा बोल सकते हो प्रीवियस ईयर 23-24। अब आप बोलोगे ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो देखो, मैं आपको बोलूं, प्रीवियस ईयर बेसिकली वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो। जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो उस ईयर को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। एग्जांपल के लिए, आज मैं इनकम कमा रहा हूं, आज मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। तो आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर इज 23-24। इसका मतलब आप जो इनकम कमाओगे 1 अप्रैल 2023 से लेके और 31 मार्च 2024 के बीच में, 1 अप्रैल 2023 से लेके एंड 31 मार्च 2024 के बीच में जो भी आपने इनकम कमाई, उस इनकम पे आप टैक्स भरोगे उसके अगले साल, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर आपके लिए होगा 24-25। और असेसमेंट ईयर 24-25 जो होता है, वो असेसमेंट ईयर 24-25 मींस दिस इज द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेके और 31 मार्च 2025, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। तो देखो, प्रीवियस ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम को कमाते हो, आप इनकम को अर्न करते हो। एंड असेसमेंट ईयर वो वाला ईयर होता है जिस ईयर में जाके आप उस पर टैक्स भरते हो। तो बड़ा सिंपल है ना। एक बात बताओ, इस पीरियड में आपने जो इनकम कमाई होगी उस पर टैक्स आप इस साल में जाके भरोगे। तो इस साल में जाके जो 31 जुलाई 2024 आएगा या 31 अक्टूबर 2024 आएगा, उस टाइम पे आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, जो हिसाब किताब उनको दोगे असेसमेंट ईयर में। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर इज अ ईयर जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जैक्टली बाद में जो 12 मंथ का पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर एक बात बताओ, असेसमेंट ईयर जो है आप बोल रहे हो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, दैट इज असेसमेंट ईयर, और उसका प्रीवियस ईयर इज 23-24। अभी आप ऑफिस में जो रिटर्न फाइल कर रहे हो आजकल, वो रिटर्न कौन से ईयर के फाइल कर रहे हो? लास्ट ईयर के, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर 22-23 था और अब आप ऑफिस में रिटर्न फाइल कर रहे हो असेसमेंट ईयर 23-24 में। तो 23-24 असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो प्रीवियस ईयर 22-23 के। ठीक है, चलिए अब एक और चीज यहां पे ये आती है, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, हमेशा इधर देखिए। सर एक बात बताओ, क्या असेसमेंट ईयर का पीरियड हमेशा 12 मंथ का होगा? आंसर इज यस। असेसमेंट ईयर होता है ना, वो हमेशा आपका 12 मंथ्स का पीरियड रहेगा। आंसर इज यस। क्या प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ का होगा? क्या प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर भी क्या 12 मंथ का होगा? राइट आंसर इज प्रीवियस ईयर नॉर्मली 12 मंथ का होता है। नॉर्मली प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ का होता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन ऐसा है कि अगर मान लो आपने इनकम कमाना चालू किया है, वो उसी ईयर में किया है, मींस आपका जो इनकम का सोर्स है वो 1 अप्रैल से नहीं है, बाद में आया है, तो उस ईयर का जो प्रीवियस ईयर रहेगा वो स्टार्ट तब से होगा जब वो इनकम का सोर्स एग्जिस्टेंस में आया, वहां से। जब इनकम का सोर्स एग्जिस्टेंस में आया वहां से वो है, वो आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। लेकिन कंप्लीट कब तक होगा पता है? कंप्लीट होगा वो आपका 31 मार्च को ही होगा। ये लोग जो इनकॉर्पोरेशन कंपनी वाले बोल रहे खजूर लोगों के, वो सब कंपनीज एक्ट के लिए होता है, इनकम टैक्स एक्ट के लिए नहीं होता। ये लोग बोलते हैं 15 महीने, अरे वो कंपनीज एक्ट की फाइलिंग के लिए है, इनकम टैक्स के लिए वैसा कुछ नहीं है करके। ठीक है, वो एनुअल फाइलिंग कंपनीज के लिए, यहां पे नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरी तरफ देखिए, प्रीवियस ईयर जो है वो नॉर्मली 12 मंथ का होता है करके। ठीक है, लेकिन एक चीज समझना, अगर आपकी कोई इनकम का सोर्स इसी साल में नया इनकम का सोर्स आया है, तो उस पर्टिकुलर केस में प्रीवियस ईयर है वो 12 मंथ से कम का भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं,
प्रीवियस ईयर 23-24 नॉर्मली इट स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023, नॉर्मली 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। लेकिन मान लो मैं कुछ भी काम नहीं करता था, मैंने मेरा बिजनेस चालू किया 10 दिसंबर 2023 को, 10 दिसंबर 2023 को, तो मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 10 दिसंबर 2023 से, लेकिन कंप्लीट होगा 31 मार्च 2024 तक। कंप्लीट होगा 31 मार्च 2024। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई असेसमेंट ईयर है ना, वो ऑलवेज 12 मंथ का पीरियड है। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज 12 मंथ का पीरियड, बट प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है। प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है अगर आप नया कोई बिजनेस चालू करते हो या नया कोई इनकम का एग्जिस्टेंस आ जाता है। पहले आप कमाते ही नहीं थे और आप सीए बन गए, और सीए बनने के बाद आपने कमाना चालू हुआ, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका प्रीवियस ईयर वहां से स्टार्ट होगा जब आपका वो नया सोर्स है वो एग्जिस्टेंस में आया, वहां से स्टार्ट होगा। जब आपका नया सोर्स एग्जिस्टेंस में आया, वहां से आपका प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होगा और कंप्लीट होगा ऑब्वियसली 31 मार्च को है वो आपका ईयर है वो कंप्लीट होगा। मैक्सिमम 12 मंथ का प्रीवियस ईयर हो सकता है, 15 महीने का नहीं होता। वो 15 मंथ जो लोग बोल रहे हैं, वो 15 मंथ बाबू जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, वो कंपनीज एक्ट में कंपनीज के फाइलिंग से रिलेटेड है, इनकम टैक्स के फाइलिंग से रिलेटेड नहीं है करके, ठीक है। इनकम टैक्स के फाइलिंग से रिलेटेड नहीं है, वो कंपनीज एक्ट के फाइलिंग से रिलेटेड 15 मंथ है। इनकम टैक्स में ऐसा कोई भी 15 मंथ का कॉन्सेप्ट है वो आपका नहीं है करके, ठीक है। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, चलते हैं एक बार आपकी बुक पे। अगर आपके पास बुक नहीं है आज, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जहां पे बुक की जरूरत है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए सब लोग टॉपिक नंबर 1 पे। यस यस, आपकी एक्टिविटी चालू, किसी ने बोला सर मान लो 10 दिसंबर से बिजनेस चालू हुआ, लॉस हुआ, तो भी क्या प्रीवियस ईयर 10 दिसंबर से चालू होगा? आंसर इज यस, 10 दिसंबर से चालू होगा। बुक्स ऑलरेडी हम डिस्पैच कर चुके हैं, मोस्टली आपको परसों तक मिल ही जाएगी, और अब अगला लेक्चर मंडे को रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मंडे तक आपके पास बुक्स आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो अपन, ऋतिक कोई बोल रहा है सर कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है, तो भी आपका प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर जो है वो आपका हमेशा फाइनेंशियल ईयर ही रहेगा। फाइनेंशियल ईयर इज अ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। चलिए तो देखिए, मैंने आपको बेसिक टॉपिक दे रखा है कॉम्पैक्ट में सबसे पहले, और यहां पे क्या दे रखा है, एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट दैट इज द लिस्ट नंबर 1 of the 7th schedule to the article 246 of the constitution of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल है, उस आर्टिकल का 246 का जो 7th शेड्यूल है उसका एंट्री नंबर 82 ये पावर देता है, has given the power to central government to make the laws on income tax other than agriculture income, and entry number 46 of the state list gives power to state government to make law on the tax on the agriculture income। अब एक बात समझना, इनकम टैक्स लॉ में आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए करके, ठीक है। देखिए इनकम टैक्स लॉ में इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये बेसिकली आपका कैप्टन है रोहित शर्मा, अभी रोहित शर्मा है, ठीक है। रोहित शर्मा इज द कैप्टन ऑफ द लॉ। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इट प्रोवाइड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकालना है वो दे रखा होगा इसमें, टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकालना है, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट कैसे रहेगा वो इसमें दे रखा है। एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 1962। 1 अप्रैल 1962 से ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। क्या सर ये जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस, ये जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। तो जम्मू कश्मीर में अगर आप इनकम कमाओ या किसी और पार्ट ऑफ इंडिया में अगर आप इनकम कमाओ, सब जगह इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, आपको टैक्स तो पे करना रहेगा। दूसरा, इनकम टैक्स रूल क्या होता है? तो इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स एक्ट एम्पावर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी को ये एम्पावर करते हैं। अब आप बोलोगे सीबीडीटी क्या होता है? मैं आगे जाके आपको जब मैं इनकम टैक्स अथॉरिटी पढ़ाऊंगा ना, वहां पे मैं आप सीबीडीटी के बारे में आपको सिखाने वाला हूं। टू मेक द रूल, सीबीडीटी के पास पावर है, ये रूल्स बनाते हैं। ऑल फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स है, प्रोसीजर है, डेप्रीशिएशन रेट्स है, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट है, ये सब रूल्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। उसके बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट, एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट आता है। Every year, the finance minister present a finance bill in the parliament which contains various amendment proposed to be made in the direct tax and indirect tax law। तो नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के, जैसे कस्टम के अमेंडमेंट है, जीएसटी के अमेंडमेंट है,
ये कस्टम है, जीएसटी है, वो सबके जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के थ्रू आते हैं। फाइनेंस बिल 2023 presented by Nirmala Sitharaman ji on the 1st Feb 2023, and as soon as bill passed by both the houses of the parliament and thereafter receive the assent of the president, it becomes the finance act। वो उस दिन से finance act बन जाता है। Finance Bill 2023 became the Finance Act 2023 on 31st March 2023 after receive the assent of the president। अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। अब आप बोलोगे ये सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन क्या होते हैं बाय द सीबीडीटी? एक होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन। सर फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट कौन कौन से एक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं? बहुत सारे एक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर आप फाइनेंस एक्ट देखोगे, कोई मुझे बताइए सर्कुलर और नोटिफिकेशन क्या होता है, मुझे बताइए। कभी भी आप फाइनेंस एक्ट देखोगे तो फाइनेंस एक्ट में, फाइनेंस बिल जैसे मैं आपको बता रहा हूं 2023 वाला, उसमें दे रखा कौन कौन से एक्ट में चेंजेस है। तो जैसे सबसे पहले इनकम टैक्स में ये चेंजेस है करके, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट के बाद में उनको दूसरे एक्ट में चेंज, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम में ये चेंज है, कस्टम टैरिफ में ये चेंज है, उसके बाद सेंट्रल जीएसटी वाला जो है उसमें ये चेंज है करके, ठीक है। मिसलेनियस में कोई दूसरे वाले एक्ट है उसमें जो चेंजेस करना है वो ये यहां से करते हैं। चलिए मुझे बताइए कि सर सर्कुलर और नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन। आरुषि, अंचल, आयुषी। आयुषी वाले बहुत सारे ए वाले नाम है ना। मई नवंबर 2024 के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 इज एप्लीकेबल। चलो, किसी ने बोला सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इज रिलेटेड टू समथिंग न्यू चेंज while circular are for clarification in the law। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, एक बोलता है मैंडेटरी, एक बोलता है नॉन मैंडेटरी। सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी दैट आपने आंसर किया और सही आंसर किया। देखो, एक तो होता है सर्कुलर और एक होता है नोटिफिकेशन। सर्कुलर का मतलब क्या होता है बताएं? कि किसी भी चीज को क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट सर्कुलर निकाली है। क्लियरिफाई करने के लिए मतलब जैसे कोई एम्बिग्यूटी है, किसी चीज को लेके डाउट है, किसी को लगता है कि नहीं यार ये नहीं ये सही है करके, ठीक है। किसी भी चीज को लेके अगर एम्बिग्यूटी है, डाउट है, उसको क्लेरिफाई करना है तो जो क्लेरिफिकेशन निकालते हैं उस क्लेरिफिकेशन को बोला जाता है सर्कुलर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे लेके जाता हूं, तो इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहां पे नीचे दे रखे हैं एक्ट, रूल, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन करके, ठीक है। अगर मैं सर्कुलर्स पे गया तो यहां पे देखिए सब जगह आप देखोगे ना, हर जगह चालू ही वहां से होता है क्लेरिफिकेशन। ये देखो, ये क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर का कोई ऑफशोर से रिलेटेड था, उससे रिलेटेड क्लेरिफिकेशन है। उसके बाद में देखिए ये इसमें क्लियर क्या दिख रहा है? सर्कुलर टू रिमूव द डिफिकल्टी, डिफिकल्टी आ रही थी उसको रिमूव देने करने के लिए, ठीक है। तो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं लोग, ये गाइडलाइंस दे रहे हैं करके, ठीक है। जैसे गाइडलाइंस टू रिमूव द डिफिकल्टी, गाइडलाइंस दे रहे हैं डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर सर्कुलर। तो सर्कुलर क्या होता है ना, बेसिकली
सर्क्यूलर क्या होता है कि लाइक कोई भी चीज को क्लेरिफिकेशन, बिकॉज लोगों को उसमें एम्बिग्यूटी हो सकती है, लोगों को डाउट हो सकता है, तो उसको क्लियर करने के लिए वो लोग सर्क्यूलर इशू करते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूलर। एक होते हैं नोटिफिकेशन। तो फिर नोटिफिकेशन किसको बोलेंगे सर? नोटिफिकेशन किसी भी चीज को नोटिफाई करना, जैसे जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो अमेंडमेंट्स का इफेक्ट देने के लिए उसको नोटिफाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई सेक्शन है, उसमें ये दे रखा है कि भैया यहां पे ऐसा ऐसा होगा, एंड उसके बाद दे रखा है एज मे बी नोटिफाइड। तो एज मे बी नोटिफाइड का मतलब बाद में उसको लेके एक नोटिफिकेशन लाएंगे और वो नोटिफिकेशन के थ्रू उस अमेंडमेंट का इफेक्ट दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को नोटिफाई करने के लिए, कोई अमेंडमेंट है उस अमेंडमेंट को नोटिफाई करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाता है। अब एक बात बताऊं आपको, नोटिफिकेशन जो रहता है ना वो सब पे बाइंडिंग है, मींस आपको मानना ही मानना है। नोटिफिकेशन जो है वो आपको मानना ही मानना है, वो आपको मानना ही मानना है। नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन आपको मानना ही मानना है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो नोटिफिकेशन नहीं मानेंगे, नहीं हम तो नहीं माने, ऐसा थोड़ी होता है। यू हैव टू फॉलो दैट नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग टू ऑल, सबके लिए बाइंडिंग है करके, ठीक है। लेकिन जो सर्क्यूलर होता है ना, वो सर्क्यूलर आप पे बाइंडिंग नहीं होता। अगर आपके लिए फेवरेबल है तो आप उसको फॉलो करो, अगर आपके लिए वो फेवरेबल नहीं है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। सर्क्यूलर इज बाइंडिंग ओनली टू द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट उसको मानेगा। लेकिन आप चाहो तो मानो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, चाहो तो मानो नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, सर्क्यूलर। बट अगर नोटिफिकेशन आया तो आपको मानना ही पड़ेगा। आईसीआई का नोटिफिकेशन आया करके, ठीक है, कि नया सिलेबस लगेगा करके, ठीक है, आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो नहीं नहीं मैं तो चाहता हूं पुराने सिलेबस में एग्जाम दे दूं, क्या ऐसा बोल सकते हो? नहीं, मानना ही पड़ेगा आपको। और कुछ होते हैं आईसीआई के, जैसे सीए इंस्टीट्यूट के कुछ सर्क्यूलर होते हैं जो उनके इंटरनल पर्पस के लिए होते हैं, वो आपको मानना है तो मानो, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी करके, ठीक है। बट नोटिफिकेशन आता है वो आपको मानना ही पड़ता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए नोटिफिकेशन दे रखे हैं बहुत सारे। ये नोटिफिकेशन, जैसे पहला नोटिफिकेशन दे रखा है किसी लाइक जैसे यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको गवर्नमेंट का कंपनी है, उनको नोटिफाई किया जाता है कि इनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। मान लो इन्होंने यहां नोटिफाई किया 1046 में, एक सेक्शन होती है 1046 में, कि ये यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो है इनका पैन नंबर ये है, इनको इसमें नोटिफाई किया जाता है इस सेक्शन में इनको टैक्स नहीं लगेगा, तो इनको टैक्स नहीं लगेगा करके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन। तो दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन करके, ठीक है। तो किसी भी चीज को नोटिफाई करने के लिए वो लोग क्या निकालते हैं? नोटिफिकेशन निकालते हैं। लेकिन सर्क्यूलर इज बेसिकली क्लेरिफिकेशन, कुछ एक्सप्रेस करने के, कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए, कुछ गाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर सर्क्यूलर करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, सर्क्यूलर आप फॉलो करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है। चलो एक एग्जांपल लेता हूं सर्क्यूलर का, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे ऑफिस से। मुझे एक बात बताइए, आपके ऑफिस में जैसे प्रोफेशनल फीस का बिल बनाया आपके बॉस ने, और आपके बॉस ने ये डाला है कि प्रोफेशनल फीस है वो 1 लाख है, और मान लो उस पे जीएसटी है वो 18,000 है, तो आपका टोटल बिल है वो 1,18,000 है। मुझे एक बात बताओ, आगे वाला बंदा 194J में जो टीडीएस काटेगा, वो टीडीएस कौन से अमाउंट पे 10% की रेट से काटा जाएगा? 1,18,000 पे या सिर्फ 1 लाख पे? मुझे बताइए। जो टीडीएस काटा जाएगा, प्रोफेशनल फीस का बिल इज 1 लाख, उस पे जीएसटी है 18,000, टोटल बिल 1,18,000 का। आगे वाला बंदा उस पे टीडीएस काटेगा, टीडीएस जो है वो किस पे काटा जाएगा? सिर्फ 1 लाख पे या पूरे 1,18,000 पे? रिद्धि मैं बता रहा हूं, रुकना। तो सलोनी बोल रही है कि सर यहां पे जीएसटी पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा, यहां पे टीडीएस सिर्फ 1 लाख पे काटा जाएगा। ये जो 1 लाख है, इस 1 लाख पे टीडीएस है वो 10% की रेट से काटा जाता है। नॉर्मली आपको पता रहेगा 10,000 टीडीएस काट के और आपके बॉस को 1,08,000 का पेमेंट किया जाता है। लेकिन मान लो अगर उसने टीडीएस पूरे 1,18,000 पे काट लिया, पूरे 1,18,000 पे 10% की रेट से 11,800 टीडीएस काट लिया, तो क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? अगर 1 लाख पूरा उसने टीडीएस काट लिया, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है ऐसा बहुत बार होता है, आपने देखा होगा ऐसा बहुत बार होता है कि पूरे 1,18,000 पे आगे वाले ने टीडीएस काट लिया, तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? राइट आंसर इज ये बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे 1,18,000 पे टीडीएस काट सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर हमने जीएसटी वाले कंपोनेंट पे भी टीडीएस काट लिया करके, ठीक है, अरे काट लिया तो काट लिया, क्या फर्क पड़ता है। जीएसटी वाले पे टीडीएस नहीं काटना, ऐसा एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है, ऐसा एक सीबीडीटी का सर्क्यूलर है कि आप जीएसटी वाले पे नहीं काटोगे तो चलेगा, बट आपने काट लिया कोई दिक्कत नहीं, सर्क्यूलर आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना आपकी मर्जी। भाई सर्क्यूलर जो है वो आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। बहुत बार मैं तो क्या करता हूं, मेरा टीडीएस 100% कटवा लेता हूं आगे वाले से, कि भाई 10% क्यों, तू मेरा 100% टीडीएस काट ले करके, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज कॉल यार सर्क्यूलर, आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है कोई बात नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जीएसटी वाले कंपोनेंट पे भी टीडीएस काट लेते हैं, बट सीबीडीटी का सर्क्यूलर ये बोलता है कि भैया आप जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटोगे चलेगा, सीबीडीटी का सर्क्यूलर है ये। अब एक बात बताओ, आपने मान लो यहां पे 1,18,000 पे टीडीएस काट लिया, अब एओ ऐसा थोड़ी बोल सकता नहीं नहीं ऐसा कैसे, हमने तो सर्क्यूलर इश्यू किया था। भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं मानू वो सर्क्यूलर को, वो जो सर्क्यूलर है दैट इज नॉट बाइंडिंग टू मी करके, मेरे लिए अगर फेवरेबल है मैं उसको फॉलो कर लूंगा, मेरे लिए फेवरेबल नहीं है तो हो सकता है मैं उसको फॉलो ना करूं, दैट इज कॉल योर सर्क्यूलर करके, ठीक है। आगे जाके इन फ्यूचर में और जहां एक्चुअल एग्जांपल आएंगे वहां मैं आपको समझाऊंगा, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि सर्क्यूलर नोटिफिकेशन एक्चुअली क्या है करके, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्या दे रखा है। Circular are issued by CBDT to clarify the meaning and scope of the certain provision contained in the act. Notification is issued by either central government or CBDT to give effect of the provision of the act. मींस एक्ट का कोई प्रोविजन है उसका इफेक्ट देने के लिए नोटिफाई किया जाता है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है। Circular are binding to only assessing officer but not to the assessee or any courts. However, assessee can take the advantage of the circular which are beneficial to them. जो उनके लिए बेनिफिशियल है वो सर्कुलर का बेनिफिट है वो assessee ले सकता है। नेक्स्ट पार्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एंड हाई कोर्ट के जजमेंट भी पढ़ने पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, बट हाई कोर्ट के कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट होते हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बात बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इसी को बहुत जगह ऐसा बोला होगा एपेक्स कोर्ट। जब एपेक्स कोर्ट बोला हुआ है, एपीईएक्स, एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट लेवल की कोर्ट है इंडिया में, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और हाई कोर्ट के जजमेंट है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब एक बात समझना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इज बाइंडिंग टू होल इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लॉ ऑफ लैंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो फाइनल है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन अगर लॉ में चेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ओवरराइड हो जाएगा। लॉ में चेंज करके आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ओवरराइड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको वोडाफोन वाले केस में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भी ओवरराइड हो सकता है अगर आप लॉ में चेंज करो तो, ठीक है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज अ लॉ ऑफ लैंड। चलिए देखिए क्या दे, लेकिन हाईकोर्ट का जजमेंट, एक बात बताऊं, हाईकोर्ट का जजमेंट है ना, वो हाईकोर्ट का जजमेंट है वो उस पर्टिकुलर टेरिटरी पे बाइंडिंग होता है, दूसरे वाले पे नहीं। जैसे मान लो गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है, तो गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट इज एप्लीकेबल टू द गुजरात ओनली, या बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है देन दैट इज एप्लीकेबल टू महाराष्ट्र ओनली, या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू पंजाब हरियाणा ओनली, या अगर मान लो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है सो दैट इज एप्लीकेबल टू ओनली दिल्ली ओनली करके, ठीक है। कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू कर्नाटका ओनली करके, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट का जजमेंट है तो वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना पे ही एप्लीकेबल है करके, ठीक है, बाकी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको उसका रेफरेंस लेना है तो ले सकते हो, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग टू द अदर टेरिटोरियल एरिया। तो देखिए क्या दे रखा है, वेरियस इश्यूज विच आर out of the provision which are arise out of the provision are decided by High Court and Supreme Court. The Supreme Court is an apex court and the law laid down by the Supreme Court is the law of the land. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो भैया लॉ ऑफ लैंड है, वो माना जाएगा एकदम बाइंडिंग है, बट जब तक लॉ में चेंज ना हो, लॉ में चेंज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डब्बे में डाल दो करके, ठीक है। The decision of High Court will apply in the respective state only in which such High Court have the jurisdiction. तो वो जहां हाई कोर्ट है उस रेस्पेक्टिव स्टेट में हाई कोर्ट के जजमेंट है वो एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स कब लगता है, कैसे लगता है, इसकी चार्जिंग सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 4 है। और चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है, बड़ी सिंपल सी सेक्शन है, सब आपने ये इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है, आज सिर्फ रिविजन हो रहा है इंटरमीडिएट का अभी। तो इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, हर असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स लगेगा। एवरी असेसमेंट ईयर मींस एवरी असेसमेंट ईयर,
ऐसा नहीं है कि जिंदगी में एक बार इनकम टैक्स भर दिया तो अगले असेसमेंट ईयर में नहीं भरना है, नहीं भरना है। जो इनकम होगी उस पर आपको एवरी असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स लगेगा। सो इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर एंड इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन पे लगता है। अब आप बोलोगे पर्सन कौन कौन है, तो पर्सन में यहां पे मैंने यहां पे आपको दे रखे कि पर्सन कौन कौन होते हैं करके, ठीक है। एवरी पर्सन पे लगेगा इनकम टैक्स। पर्सन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, अभी आपको फाइनल लेवल पे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन जो होता है उसको इंडिविजुअल बोलते हैं, जैसे इसमें मैन है, वुमेन है, माइनर है, पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड है करके, ठीक है, दैट इज द इंडिविजुअल। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अभी तक पर्सन माना है, लेकिन मैं बताऊं कुछ दिन बाद में आपको बताऊंगा आगे जाके, शायद 2024 के बाद में अगर बीजेपी पावर में आ गई तो देर में भी पॉसिबिलिटी कि यहां पे आपको इनकम टैक्स लॉ नया देखने को मिले, और जिसको डायरेक्ट टैक्स कोड बोलते थे करके, ठीक है। और अभी आगे जाके आपने देखा होगा बात भी ऐसी चालू हो गई है कि हम यूनिफॉर्म वो क्या बोलते हैं लाना चाहते हैं करके, यूनिफॉर्म सबके लिए लाना चाहते हैं, तो एचयूएफ वाला कंसेप्ट आगे जाके हट जाएगा। आज की डेट में एचयूएफ है, एचयूएफ बनाते भी सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए है। कितना टैक्स प्लानिंग होता है वो अपन आगे जाके कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, बट मैं बता दूं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो इन फ्यूचर जाके वो नलीफाई हो जाएगा। इसको पर्सन की डेफिनेशन से आगे जाके मोस्टली इसको हटा दिया जाएगा। अगर 2024 में बीजेपी की रिपीट होती है तो शायद इनकम टैक्स भी नया आएगा, उसकी जगह वो एक कोड करके लाने पर वाले हैं जिसको बोला जाता है दैट इज द इनकम टैक्स कोड करके, जिसको बोल रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड। वो डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो उसमें एचयूएफ के कॉन्सेप्ट को उन्होंने हटा दिया गया है करके, ठीक है। तो चलिए, आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात हो रही है तो फिर ये मतलब जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ हिंदू फैमिलीज है वो एक एचयूएफ बना सकती है एंड ऑल, तो वो कॉन्सेप्ट भी इन फ्यूचर टैक्स लॉ से हट जाएगा। चलिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद कंपनी। कंपनी मींस कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, उसको कंपनी बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग द एलएलपी, एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म आर द सेम इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो है वो आपका एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों ही सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, इनकम टैक्स में कोई भी फर्क नहीं है। अब कहां कहां फर्क है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद एओपीबीवाई आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, जैसे जॉइंट वेंचर्स है या फिर अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है, कोई ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइक एओपीबीवाई बोलते हैं। या आपने सुना होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एओपीबीवाई में आती है। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मींस जो म्युनिसिपैलिटी है, ग्राम पंचायत है, दैट इज लोकल अथॉरिटी। एंड लास्ट आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मींस जो यहां ऊपर कहीं पे भी कवर नहीं होते, जो यहां पे कवर नहीं होते वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आ जाएंगे, जैसे देवी देवता है या फिर बार काउंसिल है या फिर यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, वो तुम्हारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएंगे करके, ठीक है। ये तुम्हारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आएंगे। तो अपन पढ़ रहे थे चार्जिंग सेक्शन। इनकम टैक्स की चार्जिंग सेक्शन बोलती है इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर ऑन एवरी पर्सन। एवरी पर्सन वहां पे डिफाइन किया हुआ है एंड इट इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम कमाई है उस पे लगेगा एंड टैक्स इज लेविड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट। फिनेंस एक्ट में रेट दे रखी है, उस रेट से टैक्स लगेगा। अब अपन कल चालू करेंगे इसके आगे कि फिनेंस एक्ट में क्या क्या रेट दे रखी है। आप घर पे जाके सिर्फ असेसमेंट ईयर क्या होता है ये आप एक बार रीड कर लेना, प्रीवियस ईयर क्या होता है ये आप एक बार रीड कर लेना, और ये पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है वो आप एक बार रीड कर लेना। असेसी कौन होता है कि अगर कोई भी पर्सन लाइबल टू पे द टैक्स है, मींस ये तो तुम्हारे पर्सन है, अगर इन पर्सन में से कोई भी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स है वो पर्सन तुम्हारे असेसी की डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे मैं जो हूं, मैं क्या हूं, मैं जो हूं, मैं हूं, मैं असेसी हूं, बिकॉज मैं पर्सन भी हूं और मैं टैक्स भी पे करता हूं, तो मैं क्या हो गया, असेसी हो गया। लेकिन आप लोग जो है वो पर्सन है, आप टैक्स पे नहीं करते, तो आप किस में माने जाएंगे, आप पर्सन है, आप असेसी नहीं है करके, ठीक है। तो पर्सन में हर कोई आता है, लेकिन जो पर्सन इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स पे करता है या कोई अदर सम पे करता है, जैसे पेनल्टी वगैरह पे करने को आ गया, तो आप क्या बन जाएंगे, असेसी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, असेसी बन जाएंगे। तो यहां तक कल आप एक बार रीड करके आना, इसके आगे कल अपन चालू करेंगे और कल के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टैक्स रेट। कि टैक्स रेट क्या रहेगी फाइनेंस एक्ट 2023 से, जो आपके जनरल टैक्स रेट है वो क्या क्या रहेगी, कैसे रहेगी, वो अपन कल से पढ़ने वाले हैं। तो कल का लेक्चर प्रैक्टिकल रहेगा। मार्जिनल रिलीफ क्या होती है,
फिर 87A का रिबेट क्या होता है वो सब अपन कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर है वो थोड़ा बेसिक लेक्चर ही था, जिसके बारे में आज के लेक्चर में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको एक तो सिलेबस के बारे में बताया कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, आपको दिमाग थोड़ा खुल गया होगा कि क्या क्या चीजें हम इस सब्जेक्ट में सीखने वाले हैं। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैंने इनकम टैक्स के कुछ बेसिक टर्म्स है वो आपके साथ में डिस्कस किए। आज आपके लिए होमवर्क कुछ भी नहीं है, होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि पेज नंबर 1 पे जो दे रखा है, पेज नंबर 2 पे जो दे रखा है एसएससी तक, वो आप पढ़ के आइए। ये वाला पार्ट अपन आज पढ़ेंगे नहीं, इसको अपन आगे जाके फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। कल से हम चालू करेंगे टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 करके, ठीक है। किसी ने बोला कि सर assessee must be the person, answer is yes. All assessees are person but all person are not assessee. So all assessees are person but all persons are not assessee. नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? मंडे को होने वाली है, तो अब अपन मंडे को मिलेंगे। टुडे वाज योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर और मंडे से है वो हम टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी, बीवाई, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, वो हम पढ़ने वाले हैं करके, ठीक है। थैंक्स अ लॉट पीपल, इट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू ऑन द मंडे। सिर्फ जितना आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको 2 पेज बोले हैं, उतना आप एक बार रिवाइज करके आइए और मंडे से फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट, आज के लिए इतना बहुत है।